हमने भारत में उत्तर भारत के जो हमने बताया था गुप्त शासन के बाद भारत कई हिस्सों में उत्तर भारत का क्षेत्र बट गया था। और पिछले वीडियो में हमने आपको बल्लभी के मैत्रक वंश के बारे में बताया था। जिस समय भारत में बल्लभी के मैत्रक वंश का शासन चल रहा था, उसी समय उत्तर भारत के क्षेत्र में हूण शक्ति का उदय होता है। हमने आपको बताया था कि हूणों के द्वारा पंजाब में शासन किया गया था और हूण को भारत में एक आक्रमणकारी जाति मानते हैं। तो भारत में उसी समय हूणों का उत्थान होता है, अर्थात हूणों के द्वारा शासन किया जाता है। शक, हूण, कुषाण ये सब विदेशी आक्रमणकारी माने गए हैं और हूणों के बारे में कोई बहुत विशेष जानकारी ऐसी प्राप्त नहीं होती है जिससे कि उनके उद्भव के बारे में आप बहुत जानते हो। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम हूणों के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। हूणों के बारे में हम केवल एक महज आक्रमणकारी के रूप में ही उनको उस कैटेगरी में ही रखते हैं, लेकिन हूण जात जो कि बहुत ही बर्बर जात थी, ये मध्य एशिया में निवास करने वाली जात थी। हूणों का जो मूल स्थान था वो मध्य एशिया था। मध्य एशिया में ये खाना बदोश जीवन जीते थे और ये बर्बर जाति होती थी। मध्य एशिया की खाना बदोश जाति को ही हूण जात कहते हैं। और शकों के जात के बारे में मैंने आपको बताया था कि मध्य एशिया में उस समय कई ऐसी जातियां थी जो कि खाना बदोश जात के रूप में निवास करती थी। तो ये मध्य एशिया की एक खाना बदोश इधर से उधर भटकने वाली जात थी। आपसी कलह और पारस्परिक जातियों के लड़ाई तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण अपने मूल निवास स्थान को छोड़ करके ये आवास की खोज में निकलते हैं। 165 ईसा पूर्व के आसपास चीन के पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली खाना बदोश जात यूची को परास्त करके ये वहां पर अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो हूणों के द्वारा जो सबसे पहले पराजित जाति होती है वो होती है यूची जात, और ये भी एक खाना बदोश जाति होती है। और यूची को हरा करके ये उनके उस स्थान से उनको भगा देते हैं या छोड़ने को विवश करते हैं और उस क्षेत्र पर ये निवास करने लगते हैं। इसके बाद ये स्वयं मंगोलिया से पश्चिम दिशा की ओर चले जाते हैं। कुछ समय के पश्चात, ये हमने जो आपको बताया बहुत पुराना इतिहास है, 165 ईसा पूर्व का इतिहास है, जब ये खाना बदोश जीवन के रूप में रहते थे, तब भारत में इनका उदय नहीं हुआ था। जब ये मंगोलिया की तरफ जाते हैं तो इनमें गुटबंदी होती है और ये दो भागों में बट जाते हैं। पहली जो जाति होती है या पहली जो दिशा होती है वो पश्चिमी दिशा के तरफ आधा कारवा या कुछ कारवा गुजर जाता है, और जो दूसरा होता है वो पूर्वी दिशा में जाता है। जब हूण जात मंगोलिया की तरफ प्रस्थान करती है तो आपसी विवाद के कारण या हो सकता है कि आपसी सामंजस्य के कारण, लेकिन ये दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक पश्चिम दिशा की ओर जाती है, एक पूर्व दिशा की ओर जाती है, और इन्हीं को पश्चिमी शाखा या पूर्वी शाखा बोला गया है। पश्चिमी शाखा के हूण यूराल पर्वत को पार करके रोम पहुंचते हैं। ये यूराल पर्वत को पार करते हैं और रोम को पहुंच जाते हैं। जो इनकी पश्चिम की शाखा टूटती है वो रोम पहुंचती है, और वहां की कलाकृतियों के या राज्य को, जो कि रोम उस समय बहुत शक्तिशाली राज्य होता है, उसको ध्वंस करके उनकी जड़ों को ये हिला देते हैं। अर्थात ये रोम में अपना विध्वंस मचाते हैं। लेकिन हूणों की जो पूर्वी शाखा होती है ये दक्षिण की ओर बढ़ती है, ये साउथ की तरफ बढ़ती है और आक्सस नदी के पास अपना स्थान
बनाती हैं। आक्सस नदी के किनारे पर ये अपना निवास बना लेते हैं और इसी शाखा के द्वारा बाद में भारत पर बड़े आक्रमण किए जाते हैं। हूणों की पूर्वी इतिहास में एप्थाइट और या इनको श्वेत हूण बोलते हैं। जो पूर्वी दिशा के हूण हैं इन्हें श्वेत हूण बोला गया है या एप्थाइट भी इन्हें कहते हैं। एप्थाइट। चीनी साहित्य में हूणों को हुंग नु कहा गया है। चीन जो हूण को बोलता है वो बोलता है हुंग नु। ये चीनी भाषा का शब्द है, हूण को हुंगनु बोला गया है। हमने आपको पहले ही बताया है जब गुप्तों का इतिहास में पढ़ा रहा था कि हूणों का सबसे पहला जो आक्रमण होता है वो गुप्त वंश के शासन के समय 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के बीच में होता है। हूणों का जो पहला आक्रमण होता है वो 455 से 467 ईस्वी के आसपास होता है। उस समय भारत पर स्कंदगुप्त का शासन रहता है और स्कंदगुप्त के हाथों उन्हें करारी मात झेलनी पड़ती है। इस प्रकार से हूणों का पहला अभियान भारत में असफल होता है और इसे आक्रमण को एक हिसाब से ये माना जाता है कि हूणों के द्वारा भारत पर केवल धावा बोला जाता है और इस आक्रमण का भारत के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हूण आक्रमण का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो गुप्त साम्राज्य के पतन की स्थिति को और तेज कर देता है। अर्थात जो गुप्तों का पतन हो रहा होता है उसमें और तेजी आ जाती है। और गुप्त साम्राज्य का जो पतन बताया उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि स्कंदगुप्त से परास्त होने के पश्चात भी हूण विचलित नहीं होते हैं और स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात हूणों का भारत पर गंगा घाटी की तरफ से पुनः आक्रमण होता है। लेकिन इस हूण आक्रमण का जो नेता होता है वो होता है तोरमाड़। अर्थात जो दूसरा आक्रमण स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात हूणों का होता है ये गंगा घाटी के मैदान से होता है और इसका जो नेतृत्व करता है वो तोरमाड़ होता है। द्वितीय अभियान तोरमाड़ के द्वारा किया जाता है और यह अपने जात का एक शक्तिशाली शासक होता है। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से बाराह प्रतिमा पर उसका एक लेख मिलता है जिससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। इससे ये पता चलता है कि धन विष्णु जो गुप्तों का एक सामंत था उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में भी सामंत रहा है। इससे पता चलता है कि गुप्त शासक बुद्धगुप्त की मृत्यु के पश्चात तोरमाड़ उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है और धन विष्णु उसका सामंत रहता है। चूंकि बालादित्य बुद्धगुप्त का एरण का जो एक अभिलेख मिला है जो 165 गुप्त संवत या 484 ईस्वी का है। 484 ईस्वी का बुद्धगुप्त का जो एरण अभिलेख मिला है उसमें दिखाया गया है या ये बात दिखाई गई है कि उस समय उसका सामंत मात्र विष्णु वहां पर शासन करता था जो कि धन विष्णु का भाई था। और बाद को धन विष्णु का जो एक तोरमाड़ का जो अभिलेख मिलता है उसमें धन विष्णु का शासन दिखाया है। तो पता चलता है कि बुद्धगुप्त के बाद तोरमाड़ द्वारा भारत पर शासन किया जाता है। एरण के ही लेख से गुप्त शासक भानुगुप्त का भी एक लेख मिलता है जिसमें कि 510 ईस्वी
अंकित है और उसमें उसके मित्र गोपराज का वर्णन मिलता है और उसके बारे में लिखा है कि वो युद्ध करते मारा गया था। इससे पता चलता है कि भानुगुप्त का जो युद्ध हुआ था वो तोरमाण से ही हुआ था और तोरमाण से ही युद्ध करते हुए भानुगुप्त का मित्र गोपराज युद्ध में मारा गया था। ये जो लेख है वो युद्ध के परिणाम को नहीं बताता है, लेकिन गोपराज के मृत्यु को बताता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसी युद्ध में भानुगुप्त भी अपने प्राणों को खो देता है। पंजाब के कुरा नामक क्षेत्र या कुर नामक क्षेत्र से तोरमाण का एक दूसरा लेख मिलता है जिसमें कि उसने अपने आप को शाहिज उब्ल कहा है। तोरमाण का जो दूसरा अभिलेख मिलता है उसमें उसने अपने आप को साहिज उब्ल कहा है और ये जो मिलता है वो कुर नामक या कुरा नामक स्थान से मिलता है जो कि पंजाब में है। ये तोरमाण का अभिलेख है जो पंजाब में कुरा से मिलता है और उसमें अपने आप को उसने साहिज उब्ल कहा है। जा उब्ल, जो जा उब्ल है, साहिज उब्ल हमने बोला, तो जो जा उब्ल है, जब्ल, ये तुर्की भाषा का शब्द है। ये कौन सा शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है और अगर इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो आता है सामंत। जो तोरमाण द्वारा अपने को साहिजुब्ल बोला गया है और जाउब्ल का मतलब है सामंत। चीनी स्रोतों से हमको पता चलता है कि तोरमाण उस समय बैक्ट्रिया के शासक का, जो हुड शासक था, उसका सामंत रहा है और अफगानी तथा गांधार के क्षेत्र में शासन करता है। पता चलता है कि एरण के विजय के पश्चात उसने अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया था और स्वतंत्र होने के कारण उसने जाउब्ल की उपाधि को धारण किया था, क्योंकि बाद में वो जाउब्ल की ही उपाधि से प्रसिद्ध हुआ था। हमें ज्ञात होता है, अगर हम अध्ययन करते हैं, कि उज्जैनी के जो शक शासक थे वो भी अपने आप को महाक्षत्रप लिखते थे। तो जैसे शक शासकों द्वारा भी अपने को महाक्षत्रप कहा गया है, लेकिन महाक्षत्रप कहने का मतलब ये नहीं है कि वो महाराजा नहीं थे। हम देखते हैं कि शुंग वंश के इतिहास में पुष्यमित्र सम्राट होने के बाद भी अपने को सेनापति लिखता है। इसलिए तोरमाण द्वारा जाउब्ल या सामंत की उपाधि पर हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो केवल सामंत रहा है। हम शकों के शासन में, कुषाण शासकों में देखते हैं तो शाही ये कुषाण शासकों ने इसकी उपाधि को धारण किया था और संभवतः तोरमाण द्वारा अपने को कुषाण राजाओं का वैध उत्तराधिकारी सिद्ध करने के उद्देश्य से ही साहिज उब्ल कहा गया है, अर्थात उसने अपने को कुषाणों से निकटता दिखाई है। हमने आपको बताया भी है कि जो शक और कुषाण आए थे वो भी मध्य एशिया के इसी प्रकार के खाना बदोश जातियों से आए थे। कौशाम्बी से तोरमाण की 2 मुहरें प्राप्त होती हैं, जिसमें कि पहली मुहर पर तोरमाण और दूसरी मुहर पर हूणराज उत्कीर्ण मिलता है। इससे पता चलता है कि उसके द्वारा कौशाम्बी का प्रदेश भी जीत रखा गया था, चूंकि वहां से उसकी वो मुहरें प्राप्त हुई हैं। तोरमाण के कुछ मुहर पंजाब और सतलज, जमुना और दोआब के प्रदेशों से भी मिलती हैं, जो कि तांबे की। इसके अभिलेख और सिक्कों के अध्ययन से पता चलता है कि पंजाब से एरण तक का क्षेत्र का वो शासक रहा है और इसने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि से भी सुशोभित किया था। जैन ग्रंथ कुबलय माला के अध्ययन से पता चलता है कि तोरमाण की राजधानी चंद्रभागा थी। जो तोरमाण के राज्य की राजधानी थी उसका नाम
चंद्रभागा था। ये जैन ग्रंथ कुवलय माला से पता चलता है। और चंद्रभागा चिनाव नदी के किनारे पर स्थित पवैया नामक स्थान था। इसमें उसको तोरराय बताया गया है और इस तोरराय को ही तोरमाल माना गया है। इसी प्रकार से आज मंजुश्री मूल कल्प में बताया गया है कि तोरमाल के द्वारा मगध तक विजय प्राप्त किया गया था तथा बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र पर भी तोरमाल का शासन रहा है। तोरमाल के नेतृत्व में हूण सत्ता ने या हूणों ने पवैया, शाकलकोट या जिसे सियालकोट कहते हैं, एरण, मालवा आदि विशाल क्षेत्र तक अपना शासन किया गया था और मगध, काशी तथा कौशाम्बी भी प्रत्यक्ष रूप से उसके प्रभाव में आ गए थे। मगध पर उसके अधिकार की पुष्टि तो स्वयं ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा संस्मरण में भी किया है। इस आधार पर अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हम देखते हैं कि मगध नरेश बालादित्य ने मिहिरकुल के समक्ष हूणों की समक्ष अपनी अधीनता को स्वीकार किया था, जिससे पता चलता है कि बालादित्य को तोरमाल ने पराजित किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं तो तोरमाल का शासन काफी विस्तृत क्षेत्र तक रहा है और तोरमाल ने हूण राज्य की सत्ता को काफी उच्च स्तर पर पहुंचाया था। तोरमाल को अगर देखते हैं इतिहास में तो हूणों का उसे महान विजेता और शक्तिशाली राजा माना गया है और उसके नेतृत्व में बहुत कम समय में हूणों ने संपूर्ण भारत के उत्तरी भाग पर अपना पूरा अधिकार कर लिया था और पूर्वी भारत का भी एक भूभाग हूणों के अधीन आ गया था। तोरमाल की जो राजनीतिक उपलब्धि है वो सिकंदर और मिनांडर हैं उनसे किसी भी स्तर से कम नहीं मानी गई है। इन दोनों शासकों ने कुछ ही क्षेत्रों पर अपना शासन किया था, लेकिन तोरमाल ने इन दोनों विजेताओं से बढ़ करके भारत में अपना एक विजय अभियान चलाया था और भारत में विजय करने वाला ये पहला विदेशी शासक रहा है। मध्य एशिया से मध्य भारत तक का इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और भारत के पूर्वी क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित किया था। तोरमाल के बारे में हम जो देखते हैं तो वो एक क्रूर शासक के रूप में रहा है, लेकिन एक महान विजेता भी रहा है। यद्यपि जो तोरमाल का इतिहास मिलता है जिसमें कि उसे की योग्य और कूटनीतिक शासक माना गया है और तोरमाल के बारे में जो काफी कुछ जानकारी है इसके पुत्र मिहिरकुल के ग्वालियर के अभिलेख से मिलती है। इसके द्वारा भारत के जिस क्षेत्र में शासन किया गया था वो न्यायपूर्ण और सत्यता के साथ किया गया था। संभवतः तोरमाल की जो मृत्यु है वो 515 ईस्वी के आसपास मानी गई है। आज मंजुश्री मूलकल्प से पता चलता है कि मृत्यु के पूर्व उसने अपने पुत्र मिहिरकुल को हूण राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तोरमाल की मृत्यु के पश्चात भारत में हूणों की तरफ से मिहिरकुल द्वारा शासन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने भारत में हूण राज्य की स्थापना और उसके एक सुयोग्य सेनापति या शासक तोरमाल का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम उसके उत्तराधिकारी मिहिरकुल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।